रहे हैं द तर्कस और मैं कमला सिंह तर्कस। आज आपसे जिनकी मैं बात कराने जा रहा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको उनके संघर्षों के नाते, उनके विचारों के नाते समाजवादी और हर आदमी को खालिस आदमी मानने वाले और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बहुत नज़दीकी माने जाने वाले, और जब भी ज़रूरत आई आपने अपने संघर्षों से अपना परिचय दिया है, चाहे वह अपराधियों के विरुद्ध अभियान हो, चाहे वह जनहित के मुद्दे हों, और चाहे वो प्रशासन के सामने भी कभी अगर जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ना पड़ा है, तो हर जगह आपने अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक छाप दिया है। और उस शख्सियत का नाम है बंस बहादुर सिंह, जो समाजवादी विचारों के नाते समाजवादी पार्टी से भी बहुत निकट रहे। आपको सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी मिला, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में आप चुनाव नहीं लड़ पाए, यानी कि आपके बदले दूसरे को टिकट दे दिया गया था। ये सारे आपके जीवन के संघर्षों की अनेक कड़ियाँ हैं, लड़ियाँ हैं, और उसको पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। और मैं आपकी खूबी के रूप में इसको भी देखता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं, और आप ऐसी शख्सियत हैं। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, आपका सामना उनसे कराने जा रहा हूँ। तो हमारे सामने ये हैं बंस बहादुर सिंह। आप चंद्रशेखर जी के बहुत निकटवर्ती रहे, तो एक इस युग के एक महान शख्सियतों में आज़ादी के पहले के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले एक चंद्रशेखर, और एक आज़ादी की लड़ाई के बाद स्वतंत्र भारत के चंद्रशेखर, आप उनके निकटवर्ती रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पहला सवाल आपसे यही लेता हूँ कि उनकी कुछ यादें हमारे नौजवानों को, हमारे दर्शकों को कुछ याद दिलाएं कि चंद्रशेखर जी में क्या ऐसी खूबी रही जिसको हम सभी को जानना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के निर्माण के सवाल पर, नीतियों के सवाल पर उनकी एक निश्चित दिशा थी, जो उन्होंने बहुत पहले 1962 से ही शुरू किया था। आचार्य जी के दिशा निर्देशों से, उनसे प्रेरणा लेके उस पर मरने के समय तक चलते रहे। और वो हमेशा लोगों से निजी स्तर पर भी इतना जुड़े रहे कि लोग समझते होंगे कि बाकी समय उनका कहाँ जाता होगा, लेकिन देश के सवाल पर भी उतना ही उनका लगाव था। उनके संस्मरण का हाल ये है कि हम लोग उनसे जितने बार मिले, कभी नहीं लगा कि हम उनके बहुत निकट नहीं हैं। और उनसे डांट भी सुननी पड़ती थी किसी किसी इशू पर, जब हम लोग कभी झगड़ जाते थे या कोई ऐसा काम करते थे। और देश के जिस कोने में भी उन्होंने कोई कार्यक्रम किया, उसमें हम लोगों के प्रेजेंस उनसे इतना हम लोग मतलब भावनात्मक लगाव रखते थे कि वहाँ ज़रूर पहुँच जाते थे। चाहे वो कटनी में एक बार उन्होंने एक सम्मेलन किया था मनोहर गांव में, जिसको राम मनोहर लोहिया ने बसाया था। उसमें वीरान था, उसमें शेर एक बैल खा गया था रात में, वहीं बैठ के वो आग के पास बैठे रहे। हम लोग तो रात में होटलों में कटनी में रुके हुए थे। तो इस तरह के वो आदमी थे। हम लोग कहे यहाँ सम्मेलन क्यों रखे, यहाँ कौन आएगा। 1-1.5 बजे तक पूरा आदिवासियों की भीड़ उसमें आ गई। सर, ये मुझे लगता है कि आप ये प्रसंग जो बता रहे हैं, जब उन्होंने भारत यात्रा किया था पूरे देश की, उसी दौरान का या उसके बाद की? उसके बाद की भारत की यात्रा में आप शामिल रहे? मैं बीच बीच में रहा। मेरे साथ के कई लोग निरंतर उनके साथ रहे। उसमें शंकर यादव प्रमुख था, बाकी लड़के बीच बीच में चले जाते थे। तो ऐसी स्थिति है कि उनके साथ हम लोग एकदम तन मन धन से जुड़े हुए थे, और उनके प्यार से हम किसी से लड़ बैठते थे पब्लिक के सवाल पर। और हमें नहीं सोचते थे कि इसमें हमें नुकसान कितना उठाना पड़ेगा। इसमें हमारे जीवन में तमाम ऐसे मामले आए जिसमें कई बार हमको जेलों में जाना पड़ा, और वो हमसे आके जेलों में मिले और उन्होंने कहा कि अधिकारियों से मारपीट नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे घर में भी कोई अफसर हो सकता है। इतना अंतरंग ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी रहते थे। उस समय मनटेक सिंह अहलुवालिया का छोटा भाई SS अहलुवालिया हमारे यहाँ जिलाधिकारी था। मैंने कहा कि वो पागल है, तो उन्होंने कहा कि अब तुम पागल की भी सर्टिफिकेट देने लगे। वो मनटेक सिंह का भाई है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है और ईमानदार है। हाँ, मैंने कहा कि हाँ ईमानदार ज़रूर है, लेकिन पागल है। तो इस तरह के लगाव रखने वाले लोग थे, और मरते समय तक भी, माने अंत तक भी हम लोग उनसे अलग नहीं हो पाएंगे। ये जी, चंद्रशेखर जी के बारे में यह कहा जाता है कि वो देश भर के, चाहे वो कितने भी बड़े दबंग हों, चंद्रशेखर जी की बातों पर वो बिल्कुल उसको बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी अहमियत देते थे, और उनकी बात सुनने के लिए हरदम तत्पर रहते थे। ऐसी क्या खूबी थी, कुछ उसके बारे में आप अगर बताना चाहें तो कुछ बताएं। जीवन में मुझे एक घटना याद है। हम एक 6 साल ओवर एज लड़का था देवखरी गांव का, हवलदार सिंह।
उसको भारत सरकार में नौकरी दिलवाने के लिए गए धनबाद। तो हमें मालूम था कि चंद्रशेखर जी का बलिया के नाते, मजदूर नेता होने के नाते सूर्यदेव नाम के बड़े माफिया से उनका निजी लगाव था, उसको स्वीकार भी करते थे। मैं भागलपुर सेंट्रल जेल मिलने गया, जगन्नाथ मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री थे। मैंने चंद्रशेखर जी का पत्र दिया उस नौकरी के लिए, और फिर मैंने उनसे ले लिया उस पत्र को, इसलिए कि उस परिस्थिति में नहीं थे कि मैं उनको पत्र दे के काम बताऊं। उन्होंने मुझसे काम पूछा और कहा कि नेताजी से कहिए मेरे बारे में चिंता न करें, मैं जगन्नाथ मिश्रा को खरीद लूँगा। बाद में ऐसा ही हुआ, वो जेल से छोड़ दिए गए। इस तरह के उनके मामले थे। मतलब उनके प्रति वो लोग जिनको बदनाम कहा जाता था, खराब कहा जाता था, उनकी धारणा यह थी कि मेरे बारे में न सोचें, उनकी बदनामी होगी। और उनका रोल ये था कि वो कहते थे कि मेरा संबंध है। जी, शायद उनका दिल इतना साफ था कि वो उसको आईने की तरह से किसी के सामने भी प्रेजेंट करने में कोई भी उसमें दिक्कत नहीं महसूस करते थे। वो दिल के साफ गोई का ही ये जज्बा था कि जो इनकी इतनी ताकत उनके भीतर, वो मनोबल था कि उसको प्रेजेंट कर पाते थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप समाजवादी विचारधारा से रहे, एक समन्वयवादी विचारधारा से रहे, और आप जिस भारत के जातीय समीकरण में जिन परिवारों से हैं, क्षत्रिय समाज से, वहाँ लोग शायद इन चीज़ों को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको तमाम सारी शिकायतों और उलाहनाओं से भी गुजरना होगा, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों साथियों से। इसके बारे में कुछ? मैं तो अपने ज़िंदगी का मेरा अपना अनुभव है। मैं इलेक्शन लड़ा था 1980 का जनता पार्टी से विधानसभा का। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे नाराज़ होके, इसलिए कि एक यादव लड़का मेरे साथ रहता था, उसको लोग गाली दे रहे थे। मैंने कहा भाई वो तो मेरे साथ है, आप लोग तो मेरे साथ भी नहीं हो, तो आप लोग हकदार नहीं हो। मैंने अपशब्द भी कहे और उन लोगों ने नाराज़ होकर मेरे खिलाफ बूथ कब्जा किया कांग्रेस के पंचानन राय के लिए। तो अब मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ कि मैं मेन ट्रैक पर चल रहा हूँ तो मेरे साथ कौन है। मैं चल रहा हूँ, मेरी दिशा सही है, मेरी सोच सही है, तो किसी न किसी को तो मुझसे मिलना ही पड़ेगा। मैं लोगों की समस्याओं से रूबरू होता हूँ और सही मैं किसी के बीच में बैठ के बात करता हूँ, चाहे जिसको बदनाम कम्युनिटी यादव कहा जाए या मुसलमान को गाली दी जाए, लेकिन मैं उनके बीच में बैठता हूँ और सच बात की एकदम ओपन वार्ता करता हूँ। अभी जल्दी का एक उदाहरण है संजरपुर का। एक मिस्टर सादाब हम लोग साथ वॉलीबॉल खेलता था सिवली कॉलेज में, उसे भू माफिया बता दिया गया, इसलिए कि उसने तिरपाल जो प्लास्टिक की होती है कब्रिस्तान की दीवार से लटका दिया था सड़क पर, तो उसे भू माफिया बना दिया गया था। और जो लोग भू माफिया हैं उनके साथ सरकारी तंत्र काम कर रहा है, और जो राजनीतिक लोग हैं उनकी मदद में उनसे कुछ पाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यह देख के थोड़ी मुझे तकलीफ़ होती है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसकी मदद कैसे होगी जब ये लोग इधर झुके हुए हैं। ये एक बड़ी विडम्बना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को उस दिशा में मोड़ा जाए ताकि लोगों के ग्रीवांसेस को छुआ जा सके। पता लगा कि आपने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, और जब उनको एक दूसरे चेहरे के रूप में प्रस्तुत करना होता था तो कभी बिलिट ने भी आपको छापा, कभी बीबीसी ने भी आपके समाचार प्रसारित किए, लेकिन आपके इतने सारे जो जनहितकारी कार्य रहे उनको कभी मीडिया ने तवज्जो नहीं दिया। आज की मीडिया पर दो शब्द। मैं मीडिया को गाली कैसे दूं? मीडिया बेस्ट है उन लोगों में जिनके पास गाड़ियों की कतारें हैं, जिनको पुलिस ढूंढा करती थी मारने के लिए, जिनके चकाचौंध से प्रभावित होते हैं लोग, और खामियों को छिपा देते हैं, अच्छाइयों को उजागर नहीं करते। मैंने बहुत बार प्रयास किया है। मैंने गन्ने का 15% सूद के हिसाब से पैसा दिलवाया किसानों का। मैंने जहां आग लगती है वहां फायर सर्विस स्टेशन प्रपोज कराया। मैं अभी लगा हूं एक रोड स्टेट हाईवे बन जाए जो बड़ा रोड है। तो हम लोग ये काम करते हैं। हम अपने केंद्रीय विद्यालय को चाहे कि बड़ा एक्सपेंशन हो जाए, ज़मीन बहुत है, उसके लिए भी हमने काम किया। हम कपिल सिब्बल से मिले उस समय के मंत्री से, जब वो हटा दिए गए तो हम पल्लम राजू से भी मिले। उस दिशा में हमारा प्रयास भी थोड़ी दिशा में आगे चला, लेकिन बाद में चूँकि ज़िले के किसी राजनेता का अखबार के साथियों को कोई खास सहयोग नहीं मिला तो मैं उससे डिमोरलाइज तो नहीं हुआ, लेकिन वो काम अभी पेंडिंग पड़ गया। तो वो काम कोई पेंडिंग होता नहीं है, काम मिलते हैं, उस दिशा में हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने कई दंगे बचाए। अगर एक दंगा करा देता तो मैं बड़ा नेता रहता। तमाम लोग बड़े नेता हैं जो दंगा करा लेते हैं। मैंने बहुत बड़े गांव में मोहम्मदाबाद थाने के बंदी गांव में एक मुसहर लड़की की हत्या में 200 लोग फर्जी फंसाए गए थे, उनको बचाया और मारने वालों को मैंने सजा कराने का सारा प्रयास किया और दंगा होने से बचा दिया। छिछोरी में ऐसा हुआ, 20,000 का मजमा था।
हिंदुओं को कब्रिस्तान कब्जा करना था। मैंने कहा आप इसे कब्जा नहीं कर सकते, ये लोग चाहेंगे तब उसमें आप नागपंचमी में कबड्डी खेलेंगे। वो लोग मेरी बातों में आए और वो बात वहाँ थम गई। मैं दंगा कराता तो बड़ा काम होता, पहचाना जाता। ये लोग मलीदे खा रहे हैं जो दंगे करा लेते हैं, जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं हीरों के साथ अन्याय हो गया, ठाकुरों के साथ अन्याय हो गया। आदमी के साथ अन्याय होता तो उनकी आंखें बंद रहती हैं। और प्रेस के लोगों से दिक्कत यह है कि वो उस तक पहुंचते नहीं, प्रयास नहीं करते, समय नहीं देते। आपको समाज में लोग एक दबंग के रूप में ही जानते हैं कि आप एक दमदार आदमी हैं, उसको जो भी शब्द दिया जाए। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी दबंगई ये क्या है, जो लोग ऐसा मानते हैं कि आप एक दमदार आदमी है, दबंग आदमी है, आप किसी से भय नहीं खाते और किसी से भी लड़ सकते हैं अगर आपको मुद्दे टकराते हुए नजर आते हैं? हम लोग शिक्षा ग्रहण किए विश्वविद्यालय में, अच्छे गुरुओं से, अच्छे लोगों के संपर्क में रहे। जो हमने पाया कि हमको कमज़ोर का साथ देना चाहिए, कहीं कोई क्रश किया जा रहा है तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। इसमें व्यवधान आते हैं तो उसमें माफिया आ जाता है, उसमें प्रशासनिक अफसर आ जाते हैं। इसकी परवाह मैंने कभी नहीं किया। मेरी गिरफ्तारी पूरे ज़िले की पुलिस ने जॉर्ज फर्नांडीज के मंच से किया था और डीएम-एसपी ट्रांसफ़र करा के भाग गए थे कह के कि मैं गुंडा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं पब्लिक के सवाल पर लड़ रहा था और समाज में मुझे गुंडा कहा गया, तो इसकी भी मैं परवाह नहीं करता हूँ। मैं क्रिमिनल के खिलाफ खड़ा होता हूँ। तो राम को भी अवतार लेना पड़ा था, हमारे महापुरुषों को भी कभी 12 रूप लेना पड़ा, कभी कुछ करना पड़ा। कृष्ण भगवान रोज कहते हैं कि न्याय के हित में अगर हत्या भी होती है तो उसका अलग पंथ वो अलग है, और अन्याय के लिए भी हत्या होती है किसी का धन लूटने के लिए, तो वो मार्ग अलग है। वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, हम रोज उसको सुनते हैं। इन बातों का हम लोगों के ऊपर थोड़ा असर है, इसलिए कि गुरुओं से हम लोगों ने यही सीखा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी निगाह में देश की या समाज की बड़ी समस्या क्या है और उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में इस समय ये है कि हम लोग पूरा तंत्र जिसको दिशा देना है, जिसको एक्सेलरेट करना है सिस्टम को, जो गांव से आगे बढ़ें, उधर उसका ध्यान इसलिए नहीं है कि वो ट्रेड्समैन को जो काम करता है, जो देश चलाने के लिए कोई ऊन पैदा करता है, भेड़ पालता है, कोई दूध पैदा करता है, कोई सब्जी पैदा करता है, कोई कपड़े बिनता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई चमड़े का काम करता है, हम लोगों ने उस दिशा से मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ अपना ध्यान जोड़ दिया है। अब बगैर उनके इस देश का कोई कल्याण नहीं हो। जब तक गांव धनी नहीं होंगे तब तक ये देश धनी नहीं होगा। जब तक यहाँ का इंसान दर्द से करा रहा होगा, इस देश में कभी अमन चैन पैदा नहीं हो सकता, कोई स्थापित नहीं कर सकता। इस समय हम लोग ड्वेल ट्रैक पर चल रहे हैं। ये उल्टी दिशा है देश के निर्माण की, और जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो उल्टी दिशा है। जो लोग राजनीति में हैं उनसे मेरी बहस हो जाया करती है। उपदेश वो लोग देते हैं जिनका इनकाउंटर में किसी तरह से जान बच गया, वो आदर्श बतियाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपका इससे रिश्ता भी कोई नहीं है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। गलत काम होते हैं, हम उसको बचाते हैं गलत करने वालों को। इससे ज़्यादा गलत कोई और कुछ हो नहीं सकता। आपके कहने का मतलब हुआ कि गांव के विकास से ही हमारे देश का विकास हो सकता है, उसके बिना कोई भी सोच बेमानी होगी, असंभव है। मैं आपसे एक सवाल थोड़ा अलग किस्म का है, वो ये है कि मैंने देखा है, खुद देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आप पर बहुत भरोसा रखते हैं। जब कभी दंगों की स्थिति आती है, जिसको अभी आपने चर्चा किया, तो ऐसे में बंस बहादुर सिंह एक नाम होता है जिस पर वो समझते हैं कि ये अगर कहीं खड़े मिले तो हमारे पक्ष में भी, जो हमारी वास्तविक पक्ष है, वो हमारे हक के लिए भी लड़ेंगे। सबके लिए लड़ते हैं, हमारे लिए भी लड़ेंगे। ये जादू क्या है? इतना भरोसा मैं किसी और पर आज की डेट में नहीं देखता। अगर कुछ टिप्स है तो हम नौजवानों को भी बताएं कि कैसे हम समन्वय करें। मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकता। मैं रामधन के साथ था, जो इस ज़िले में फ्रीडम फाइटर थे, हमारे आदर्श थे। मोहम्मदाबाद में एक बार कर्फ्यू लगा दिया गया था रात में। रामधन को मैंने बताया, रामधन ने पहुंचने का प्रयास किया, पहुंच रहे थे। पहुंचते मैंने कहा कि इस डीएम-एसपी को सस्पेंड करा दीजिए, इसलिए कि मोहम्मदाबाद बड़े टाउन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये मऊ जिला क्या नियंत्रित करेंगे। ये इस लायक नहीं है, यहाँ दंगा इनकी वजह से हो गया, यहाँ इन्होंने अयोग्यता के नाते कर्फ्यू लगा रखा। तो उन्होंने इस पर दिशा में पहल की। उन्होंने तुरंत कैबिनेट सेक्रेटरी से बात किया और वो लोग, दोनों लोग हटाए गए उस समय। तो इस दिशा में कोई काम नहीं करता। लोग अपनी निजी आप समस्याओं से जूझते रहते हैं। पद पाते हैं तो कितना मकान बन जाए, गाड़ियाँ कितनी हो जाए, हमारा आवारा लड़का एमएलए हो जाए। अभी एक घटना पश्चिम में हुई है, लव जिहाद कहा जा रहा है। एक लड़की को आवारा लड़के ने गोली मार दी है।
जबकि उस परिवार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको हमने सुना। उसके दादा एमएलए रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उसके घर में 2 एमएलए इस समय हैं, और वो लड़का उस घर का लफंगा लड़का है। उसने उस बच्ची को अननेसेसरी जबरी शादी करने के लिए प्रेरित किया, गाड़ी में उठाने का प्रयास किया और गोली मार दिया। तो अच्छे घरों में भी लफंगे पैदा हो रहे हैं इन शिक्षण संस्थाओं की वजह से। ये तक्षशिला नालंदा नहीं है, यहाँ आवारा ही पैदा हो रहे हैं, और बच्चियों के साथ जो बलात्कार और जुल्म हो रहे हैं इन स्कूलों की देन है, इसलिए कि वहाँ कोई टीचर नहीं है। हम लोग अपने टीचर के सामने कितना भी वाइल्ड जीवन जी रहे होते हैं, उत्पात करने को आमादा होते हैं। तो मुझे याद है इकबाल साहब हमारे ला के हेड थे, जब मैं कोई बवाल करता था सिवली कॉलेज में और मेरे सामने पढ़ते थे तो मैं चुप हो जाता था। तो अब ऐसे गुरु भी नहीं है। ये बड़ा भारी अभाव है। हम लोग कैसे इसको मीट आउट करेंगे, अब भगवान जाने। मुझे खुशी हो रही है कि मेरे गांव के राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो लखनऊ में नीलकंठ होटल के मालिक हैं, उनसे आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, और उनके दादाजी जो स्वाधीनता सेनानी के रूप में बहुत ही स्थापित और बड़े चेहरे थे पूरे उत्तर प्रदेश में। जब चाहे सुभाष चंद्र बोस जी आते रहे, चाहे गांधी जी आते रहे, नेहरू जी आते रहे, ऐसी मुलाकातें होती थी, और उन पर हम सभी को गर्व है। मैं समझता हूं कि किसी न किसी दिन हमारे गांव में उनको लेकर के हम एक बड़ा आयोजन करेंगे, और उसमें आप जरूर भागीदारी करेंगे। हम आज से ही आपको निमंत्रण देते हैं, अभी वो दिन तय नहीं है। और इसके साथ ही मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा कि वह आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, नौजवानों को अपनी तरफ से जो कुछ भी संदेश देना चाहते हैं वो जरूर कहें। नौजवानों के लिए इस देश में अगर उन्हें ट्रैक पर ले आना है तो उन्हें प्रतिस्पर्धा की तरफ मोड़ना पड़ेगा। चाहे वो जानवर पालें, चाहे खेतों में काम करें, चाहे स्कूलों में पढ़ें। अगर खेलों की तरफ उनको जोड़ा जाए, उनको नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए कोई प्रयास किया जाए जिससे एक्सेलरेट होकर लोग उस दिशा में बढ़ें, तो इस देश को अच्छा सहयोग हो सकता है। हम लोग खुश होते हैं कि बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, आदमी काम नहीं कर रहा है। आदमी खुश है कि हमें मनरेगा से 300 रुपया रोज़ मिल रहा है। उसको नशा की गोली दी जा रही है, मनरेगा नहीं है। उसके नौजवान को बेकार करने का एक बड़ा प्रयास है, और दुनिया के दूसरे मुल्क इसमें लगे हुए हैं कि हमारा नौजवान काम से हट जाए, हमारे लोग निकम्मे हो जाएंगे तो दुनिया के दूसरे मुल्कों के बड़े उत्पाद हमारे देश में बिकेंगे, हम उपभोक्ता बन के रह जाएंगे। आप जिनकी बात अभी सुन रहे थे, चाहे हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हों, आप उनके साथ विद्यार्थी जीवन में रहे हैं, और तमाम सारी ऐसी शख्सियतें हैं और जो व्यक्तित्व हैं उनके साथ आपने काम किया है, और आज की डेट में आपकी अपनी एक पहचान है, और ख़ास तौर से एक ऐसी पहचान जहां बहादुरी और दिलेरी आपके नाम लेते ही झलकती है, उभरती है। तो मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि आपकी बातों पर ध्यान दें और आपसे ज़रूर कुछ सीखें कि कैसे हम अपने जीवन में संघर्ष करके लगातार आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।